Assalamualaikum. My name is Dr. Kehkishan, physiotherapist. I graduated from Kabir University and currently I am practice at Healthcare Rehab Center. It is pleasure to be here today and share this session with you all. It is hosted by basically Dr. Mariam Tahir, PMC Director. Okay, now let's begin our session. Benign paroxysmal positional vertigo. अगर हम बेसिकली इस वर्ड को डिस्क्राइब करें कि बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो होता क्या है, तो सबसे पहला वर्ड है बिनाइन. बिनाइन कहते हैं जैसे बिनाइन और मैलिग्नेंट है, ठीक है. बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं. तो इसी तरह क्या है कि बिनाइन वो चीज होती है जो कि लोकलाइज्ड होती है, ठीक है. नॉन कैंसरियस ट्यूमर्स जैसे हम उनको कहते हैं, ठीक है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते. जबकि मैलिग्नेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो अपनी जगह से मूव कर जाते हैं, ठीक है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ जा रहे होते हैं. तो सेम केस अगर हम बीपीपीवी की बात करें तो बीपीपीवी में क्या है कि बिनाइन क्या है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है. यानी कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज नहीं है, ठीक है. आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज नहीं है, ठीक है. प्रोक्सिमल का मतलब क्या है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अचानक प्रोवोक करते हैं, ठीक है, कुछ सेकंड्स तक लास्ट करते हैं, उसके बाद रिजॉल्व हो जाते हैं जब उसकी हेड की पोजीशन स्टेबलाइज हो जाती है. तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है कि उसको स्पिनिंग सेंसेशंस आती हैं, ठीक है. उसको ऐसे लगता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं या उसका सर चक्करा रहा है या कमरा जो है वो पूरा घूम रहा है, ठीक है. वो इस तरह कंप्लेन करता है. पोजिशनल का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हेड मूवमेंट की वजह से ट्रिगर करेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब पेशेंट जो है वो तो इस तरह नहीं बताएगा कि मुझे स्पिनिंग सेंसेशन हो रही है या मुझे वर्टाइगो फील हो रहा है, ठीक है. वो इस तरह बोलता है कि मैं लेटा हुआ था, जैसे मैंने करवट ली, करवट लेने की वजह से क्या हुआ कि मेरा सर ऐसे मुझे लगा कि जैसे चक्कर आने शुरू हो गया, ठीक है. मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, मुझे ऐसे लगा कि पूरा कमरा घूम रहा है, ठीक है. या अगर वो बैठा हुआ है उसने एकदम ऊपर की तरफ देखा है तो वो सेम कंप्लेन करेगा कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, सर चक्कर आ रहा है. तो ये किस तरह से होता है, ये स्पेसिफिक हेड मूवमेंट की वजह से ट्रिगर कर रहा होता है. उसके बाद अगर हम इसकी बेसिक एनाटॉमी की बात करें कि एनाटॉमी ऑफ इनर ईयर क्या है, तो 3 कैनाल्स होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स. एक एंटीरियर कैनाल होती है, पोस्टीरियर कैनाल एंड लेटरल कैनाल, ठीक है. ये कैनाल्स बेसिकली क्या कर रही होती हैं, हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट कर रही होती हैं. उसके अलावा क्या पोर्शन होता है, आर्टिकल एंड सिक्यूल. अब मेन जो वेस्टिबुलर सिस्टम का काम क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करना. तो उसमें जो मेन काम होता है ना वो आता है पॉइंट आर्टिकल और सिक्यूला का, ठीक है. अब आर्टिकल और सिक्यूल क्या होते हैं, ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इनको हम कहते हैं ऑटोकोनिया. इन कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स में क्या करना होता है, बैलेंस मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बैलेंस मेंटेन हो रहा होता है. एंडोलिम्फ क्या है, वो फ्लूइड होता है जो कि हेड की रोटेशन के साथ मूव कर रहा होता है. ये थी इसकी बेसिक एनाटॉमी, ठीक है. उसकी बेसिक एनाटॉमी में उसके अलावा जो ये पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कैपुला, कैपुला एक पॉइंट होता है, ठीक है, और उसके साथ क्या होते हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर इन केस होता है क्या इसमें कि आर्टिकल और सिक्यूल में जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स थे वो ब्रेक किए, वहां से वो निकल के आए कैनाल में, सेमी सर्कुलर कैनाल में, ठीक है. सेमी सर्कुलर कैनाल से जब वो कैपुला के पॉइंट पे गए ना, उसके साथ स्ट्राइक किए तो वहां पे हेयर सेल्स प्रेजेंट थे. हेयर सेल्स में मैसेज दिया, ठीक है, नर्व इंपल्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज दिया कि हेड की मूवमेंट हो रही है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि हेड की मूवमेंट नहीं हो रही होती. ये एक फॉल्स मैसेज ब्रेन को जाता है कि हेड की मूवमेंट हो रही है और पेशेंट को लगता है कि उसको स्पिनिंग सेंसेशंस आ रही है. उसके बाद नेक्स्ट में बस आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी. अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि किस वजह से हो रहा है, तो इस पर आएगा कैनालिथियासिस एंड कपुलोलिथियासिस. कैनालिथियासिस का मतलब क्या है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आर्टिकल और सिक्यूल से निकल के, ठीक है, वहां से डिस्ट्रॉय हुए हैं और उसके बाद क्या हुआ, सेमी सर्कुलर कैनाल में आ गए, जिसकी वजह से वो डिजीनेस कॉज कर रहे थे. जबकि अगर हम बात करें कपुलोलिथियासिस, कपुलोलिथियासिस का मतलब क्या है कि इसमें जो एटोकोनियल डेब्रिस है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं वो कपूला के साथ स्ट्राइक किए. अब हमने पीछे पहले बात की एनाटॉमी में कि कपूला के साथ प्रेजेंट थे हेयर सेल्स. अब उन हेयर सेल्स से वो स्टिमुलेट हुए हैं, नर्व इंपल्स के थ्रू मैसेज दिया है ब्रेन को कि हेड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को
डिजीनेस फील हो रही होती है। ओके उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है डेब्रिस। अब इसका बेसिकली अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि फुल मैकेनिज्म क्या है कि जिसकी वजह से पेशेंट को वर्टाइगो फील हो रहा है, यानी कि स्टोरी क्या है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे स्टोरी लेकर चले तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि सबसे पहले आर्टिकल और सिक्यूल के लेवल पे जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब वो क्रिस्टल्स किसी वजह से क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय कर गए हैं या डीजनरेट हो गए, ठीक है। वहां से वो निकल के आ गए हैं किनाल में, ठीक है। जैसे जैसे आप हेड की मूवमेंट कर रहे हो तो वो किनाल के अंदर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स मूव करेंगे। अब उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स मूव करते हैं वो किनाल से निकल के केपुला तक जब गए हैं, केपुला को स्ट्राइक किया, केपुला के साथ थे हेयर सेल्स प्रेजेंट। उस हेयर सेल्स की वजह से क्या हुआ है कि नर्व इंपल्स ने मैसेज भेजा ब्रेन को, ठीक है, गलत मैसेज भेजा, फॉल्स मैसेज कि हेड की मूवमेंट हो रही है, जबकि रियलिटी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। वो सिर्फ क्रिस्टल्स की वजह से क्या होता है कि उसको लग रहा होता है कि उसको स्पिनिंग सेंसेशंस आ रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन रीजन होती है जो कि बीपीपीवी में आ रही है। अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, उसको स्वेयर वर्टाइगो फील हो रहा होता है स्पेसिफिक हेड पोजीशन की वजह से, ठीक है। कि अगर आपने जो है बस हेड की मूवमेंट चेंज की, आप स्पाइन लेंग में, स्पाइन लेंग से अगर आप साइड लेंग की तरफ आए तब उसको वर्टाइगो फील हो रहा होता है। ज्यादातर ये 60 सेकंड्स के लिए लास्ट करता है और नॉसिया और वॉमिटिंग के साथ एसोसिएट कर रहा होता है। पॉइंट इसका ये है कि इसमें डेफनेस और टिनाइटिस नहीं होता। टिनाइटिस क्या होता है कि उसको ऐसे लग रहा होता है कि उसके कान में घंटियां बज रही हैं, ठीक है। तो ये बीपीपीवी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। क्लिनिकल साइंस में क्या होता है कि जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसका टेस्ट होता है डिक्स हेल्पाइक मैनोवर, जो कि हमें टेस्ट परफॉर्म करना होता है कंफर्मेशन के लिए कि क्या इसको बीपीपीवी है या नहीं है, ठीक है। अब वो कैसे कंफर्म होगा, जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे ना तो साइन हमें क्या शो होगा, निस्टैग्मस का। निस्टैग्मस इज बेसिकली टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ आईज। तो हमें उससे पता चल जाएगा कि टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का बेसिक मेथड ये होता है कि हमने पेशेंट की पोजीशन क्या करनी है, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, ठीक है। जिस तरह इस फिगर में शो हुआ है कि हमने क्या करना है, हमने इसको लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में लेकर आना है। अब इस लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में क्या होगा कि पेशेंट का हेड हमने 45 डिग्री रखना है। 45 डिग्री हेड रखा, विद इन अ सेकेंड्स हमने उसको सिटिंग से स्पाइन पोजीशन में ले आना है, ठीक है। जब हम उसको स्पाइन पोजीशन में लेकर आएंगे इस टाइम पे उसका हेड जो होता है वो ऑफ द बेड होना चाहिए, ठीक है। और हमने सेम हेड की 45 डिग्री एंगल पे ही हमने उसको स्पाइन पोजीशन लेकर आए हैं और एटलीस्ट हमने 1 to 2 मिनट तक ऑब्जर्व करना है उसकी आई की मूवमेंट्स को। अगर तो निस्टैग्मस फील हो रहा है या फिर उसका वर्टाइगो प्रोवोक कर गया तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। पहले हम राइट साइड पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो उसके इफेक्टिव साइड है, और उसके बाद हम उसकी नॉन इफेक्टिव साइड पे भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हमने इसकी डायग्नोसिस कैसे कर ली। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अदर इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है कि हम हेयरिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हेयरिंग टेस्ट बेसिकली बीपीपीवी जिसको होता है ना उसका हेयरिंग टेस्ट नॉर्मल आता है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस किसी की हेयरिंग लॉस आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसको कोई इनर ईयर डिजीज है, ठीक है, जैसे उसको माइनियर्स डिजीज है या फिर लिब्रेंथाइटिस है। उसके अलावा हम कैविटी टेस्ट या फिर ईएनजी करते हैं, इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राफी। इसमें क्या होता है कि आपने जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हम नियर द आई प्लेस करते हैं ताकि हम उसकी आई की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकें। तो ये भी इस केस में क्या होता है कि नॉर्मल ही वैसे आ रही होती है। पोस्चरोग्राफी, पोस्चरोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि हमें पेशेंट के पोस्चर को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, उसकी बैलेंस को, कि कोई इम्बैलेंस तो नहीं आइडेंटिफाई करना। लेकिन हमें ये चीज कंफर्म नहीं बताता कि इनर ईयर की किस किनाल में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद एंड केस में होता है कि जो हमने करना होता है कि हम कंफर्म करें कि कोई उसको एमआरआई हम तब करते हैं जब उसको कोई ब्रेन का इश्यू है, ठीक है, कोई ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर हम एमआरआई की तरफ जाते हैं। अब जो मेन टॉपिक हमने इसलिए बीपीपीवी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली बीपीपीवी के लिए मेडिकेशंस दे रहे होते हैं, एंटीवर्टाइगो मेडिकेशंस देते हैं। और वो इसी का ट्रीटमेंट जो होता है वो कहते हैं कि एंटीवर्टाइगो मेडिकेशंस लें तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। जबकि मेन जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो फिजियो करवाते हैं, ठीक है। फिजियो क्या करते हैं, वो एप्ले मैनोवर्स या डिफरेंट मैनोवर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। मैनोवर्स हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो
कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स थे, ठीक है, हमने कहा था वो आर्टिकल और सिक्यूल से निकल के किनाल में आ गया, तो हमने उसको किनाल से दोबारा से आर्टिकल और सिक्यूल वाली लोकेशन पे लेके जाना होता है। जैसे वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे जाते हैं तो पेशेंट की स्पिनिंग सेंसेशंस जो होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम ये क्या करते हैं, हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है, ठीक है। पेशेंट की काउंसलिंग जो होती है वो बहुत जरूरी होती है ट्रीटमेंट में। अगर आप पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करें ना तो हाफ जो है वो ट्रीटमेंट उसका ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक ड्रग्स में जो हम दे रहे होते हैं वो सर्क नेम है मेडिकेशन का, SERC सर्क। बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड की नेम से होती है। ये बेसिकली मेडिकेशन करती क्या है कि हिस्टामिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। जो हमारे ईयर में टाइनी ब्लड वेसल्स होती है ना उनको वाइडन करेगी। जब वो वाइड होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन इंक्रीज होगी। सर्कुलेशन इंक्रीज हुई है तो जो एक्सेस फ्लूइड बिल्डअप हुआ था ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करती है कि नर्व्स को काम करती है, ठीक है। जो नर्व्स फॉल्स मैसेज लेके जा रही थी ना ब्रेन को, उन नर्व्स को क्या करेगी, काम डाउन करेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा रिजॉल्व होना शुरू होगा उसका इशू। बाकी जो हमने मेन ट्रीटमेंट कहा है कि वो हम एप्ले मैनोवर इसके लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन आता है वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं ताकि उसका बैलेंस मेंटेन रहे। अब इसके लिए क्या होता है कि हम एक पॉइंट सेट कर लेते हैं, एक टारगेट पॉइंट है, जिसमें क्या होता है कि हम जैसे वॉल है, वॉल में हमने कोई चीज हैंग कर दी है, उसको बोला है कि आपने उस पॉइंट को देखना है, ठीक है। उस हैंगिंग चीज को आप देखो, आई कांटेक्ट रखो उसके साथ, कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट रखो। उसके बाद आप उसको बोलो कि वो साइड टू साइड देख सकता है, कि वो हेड को साइड टू साइड मूव करे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका बैलेंस मेंटेन होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि आप उसको बोलते हैं कि, तो एक तो ये प्रैक्टिस होगी, दूसरी प्रैक्टिस ये होती है कि हम उसको बोलें कि वो हॉल में या रूम में जो वो चले, ठीक है। हेड उसका सीधा होना चाहिए और वो हॉल या रूम में चलना शुरू करे, ठीक है। अब जब वो चलेगा थोड़ी देर बाद आप उसको बोलो कि वो साइड टू साइड देखे, ठीक है। वो अपने हेड को एक साइड पे करे, दूसरी साइड पे करे, जैसे वो होम विजिट कर रहा है कि घर किस तरह का है, क्या क्या चीजें हैं घर में, इस तरह। तो उस वजह से क्या होगा, उसका बैलेंस मेंटेन होगा। तीसरा स्टेप ये होता है कि हम उसके अलावा उसको करवा सकते हैं टैंडम वॉकिंग या फिर टैंडम स्टैंड, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, उसका बैलेंस मेंटेन हो रहा होता है। ओके, द मेन ट्रीटमेंट इज एप्ले मैनोवर। एप्ले मैनोवर में बेसिकली आपने करना क्या होता है कि हम सबसे पहले जो पेशेंट की पोजीशन होती है वो सिटिंग पोजीशन होती है, ठीक है। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, हेड 45 डिग्री एंगल पे होगा और हम अफेक्टेड साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आपने क्या करना है कि आपने 45 डिग्री हेड एंगल करके उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको स्पाइन लिंक में ले आना है, ठीक है। अब जब स्पाइन लिंक में लेकर आओगे ना, इस पोजीशन को आपने एटलीस्ट 1 से 2 मिनट तक मेंटेन करके रखना है ताकि उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है। अब आपने इस पोजीशन में किया, हेड वही 45 डिग्री एंगल पे है और अफेक्टेड साइड पे पेशेंट लेटा हुआ है। 1 to 2 मिनट्स के बाद आपने क्या किया, आपने उसको अनअफेक्टेड साइड की तरफ ले आए हैं, ठीक है। और इस टाइम पे हेड का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अगेन 1 to 2 मिनट्स का वेट करें, फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसको साइड लिंक में लेकर आएंगे। साइड लिंक में जब आपने लेकर आना तो उसकी नोज की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड द फ्लोर होनी चाहिए। सेम पोजीशन जो है वो आप 1 to 2 मिनट्स तक मेंटेन करोगे। देन पेशेंट को बोलोगे कि पहले अपनी लेग्स को लोअर करे, ठीक है। पहले अपनी वो लेग्स को नीचे करेगा, उसके बाद वो सिटिंग पोजीशन में बैठेगा, लेकिन हेड की पोजीशन वही होगी 45 डिग्री एंगल वाली, ठीक है, और नोज टुवर्ड द फ्लोर। सेम पोजीशन को 1 to 2 मिनट्स तक मेंटेन करके रखना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सेमी सर्कुलर किनार से मूव बैक करेंगे और अपनी जो ओरिजिनल लोकेशन है आर्टिकल और सिक्यूल वहां पे चले जाएंगे। तो उसकी वजह से पेशेंट की स्पिनिंग सेंसेशंस होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, अब इसमें जो एक केस स्टडी था वो मेरी मामा का केस था जो कि मैंने डिस्कस किया था। उसमें उन्होंने क्या 67 ईयर उनकी जो है वो एज थी। उनको क्या होता कि अचानक जब वो लेटती थी, लेटने की जब जैसे वो करवट लेती तो उनको ऐसे लगता कि उनका सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंप्लेन कर रही थी। तो जैसे हमने डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने भी मेडिकेशन में जो है वो सर्प मेडिकेशन दी थी, साथ उसने टेस्ट परफॉर्म किया था डिक्स हेल्पाइक मैनोवर जो कि उस टाइम पे पॉजिटिव आया था। फिर साथ ही मेडिकेशन भी चल रही थी और ट्रीटमेंट में एप्ले मैनोवर जो है वो सजेस्ट किया था कि एप्ले मैनोवर परफॉर्म करें और वो एटलीस्ट 6 to 7 सेशंस उसके हुए थे और वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया था। अनदर केस इज द ट्रॉमा केस है। इसमें क्या है, 40 ईयर मेल था, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी उसको, ठीक है। लेकिन उसने कोई भी जो है वो कंप्लेन नहीं की थी कि मुझे कोई स्पिनिंग सेंसेशंस हो रही हैं।
तो बस वो उसका ये था कि उसका बैलेंस मेंटेन नहीं होता था जब वो वॉक कर रहा होता था। तो उसके लिए जैसे ही हमारे पास बैलेंस पॉइंट आता है ना, तो हम बैलेंस में हमारा पीछे बैकवर्ड माइंड जाता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा कि इसको बीपीपीवी तो नहीं है, कोई वेस्टिबुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इनर ईयर का कोई मसला तो नहीं है। तो उसके लिए हमने फिर टेस्ट परफॉर्म किया जब डिक्स हाइपाइक मैनोवर, तो वो पॉजिटिव आया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको सेम एप्ले मैनोवर के 6 to 7 सेशंस दिए, तो उसका गेट पैटर्न भी और उसका बैलेंस भी जो है वो इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई थी। तो समटाइम ऐसा होता है कि इवन ट्रोमा केसेस में पेशेंट जो होता है वो अपनी कंप्लेन जो है वो सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाते, वो नहीं बताते कि मुझे स्पिनिंग सेंसेशंस हो रही हैं या क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के जरिए टेस्ट वगैरह परफॉर्म करके हमने देखना होता है कि क्या रीजन है, किस वजह से ये हो रहा है, फिर उसका हम जो है वो मैनोवर्स वगैरह परफॉर्म करें ताकि हम उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आ सकें। ओके, देन उसके बाद अब इसके सम क्लिनिकल असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अंडरलाइंग बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो? Excess accumulation of endolymph within the membranous labyrinth, inflammation of vestibular nerve due to viral infection, displacement of otoconia from arterial into semicircular canal, ischemia of anterior vestibular artery. So the main option जो इसका correct option है वो है C, displacement of otoconia from arterial into the semicircular canal. उसके बाद है which semicircular canal is most frequently affected in patient diagnosed with the BPPV, anterior, posterior, lateral or superior? So the correct option is posterior semicircular canal. रीजन क्या है कि posterior semicircular canal जो होता है वो इसलिए कॉमन होता है क्योंकि ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होती है। जब पेशेंट स्पाइन में होता है या सिटिंग में होता है तो ग्रेविटी जो होता है वो ज्यादातर किस में होती है, posterior semicircular canal पे डिपेंड कर रही होती है, तो उसकी वजह से ज्यादातर यही इफेक्ट होती है। The third is what is the gold standard diagnostic maneuver used to confirm posterior canal BPPV? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया था that is the Dix-Hallpike maneuver. Which canalin 3 position maneuver is a standard of care for treating posterior semicircular canalithiasis? So repositioning maneuver में बेसिकली कौन सा होता है, एप्ले maneuver, जो कि हम इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। थैंक यू।